आज हम लोग सॉल्यूशन में दूसरा केमिकल यूनिट पढ़ेंगे जिसका नाम है मोलरिटी। हिंदी में इसी को हम लोग मोलरता कहते हैं और पूरे केमिस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। मोलरता, इंग्लिश में इसी को हम लोग मोलरिटी कहते हैं। बाबू इसको इंडिकेट किया जाता है कैपिटल एम से। इसी को दूसरे शब्दों में सांद्रण भी कहा जाता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग कंसंट्रेशन कहते हैं और इसको सी से डिनोट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि मोलरता को हम लोग एम या सी से इंडिकेट कर सकते हैं। अब ये मोलरता क्या है, इसको पहले हम परिभाषित कर देते हैं। परिभाषा देने के बाद इसको हम समझा देंगे कि मोलरता क्या है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यदि इसी मोलरता का आप फॉर्मूला देखेंगे तो ये होगा विलय के मोलों की संख्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय विलियन का आयतन। विलियन का आयतन, ये आयतन लीटर में होगा। ये फॉर्मूला थोड़ा देखने में बड़ा होता है, इसीलिए इसको शॉर्टकट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, मोलरिटी बराबर मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम होना किसमें चाहिए, लीटर में, इस तरह से। अब 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं और मोलरता का फॉर्मूला ये आया। अब इसको आप समझिए कि ये मोलरता क्या है। जैसे मान लो आप कि ये कोई सॉल्यूशन है, चीनी पानी का या समथिंग कुछ भी। मान लीजिए इसमें चीनी और पानी है और ये टोटल मिला के, कुल मिला के ये जो विलियन है ना, ये 10 लीटर विलियन है। 10 लीटर सॉल्यूशन है ये। तो इस 10 लीटर सॉल्यूशन में पानी भी होगा, चीनी भी होगा। तो चीनी जो डाला गया होगा, चीनी का कुछ ना कुछ भार होगा। उस भार को यदि हम मोल में बदल दें तो चीनी के मोल की कुछ संख्या होगी। मान लीजिए इसमें 5 मोल चीनी है। 5 मोल चीनी है, इसका मतलब यहां पर चीनी जो है वह विलय का काम कर रहा है। देखिए विलियन में तो कम से कम 2 चीज रहेगा ही, एक विलय रहेगा, दूसरा विलायक रहेगा। विलय का चर्चा लगातार क्वेश्चन किताब या हम करते रहेंगे। विलय का चर्चा कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। तो एक बात का आप ध्यान रखेंगे, विलायक का चर्चा यदि किया तब तो ठीक है, और यदि विलायक का चर्चा क्वेश्चन में या थ्योरी में नहीं हुआ है तो आप समझ लीजिए कि वहां पर विलायक पानी है, क्योंकि ये एक कॉमन सॉल्वेंट होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं। तो यदि विलायक का चर्चा नहीं हो रहा है तो आप अपने आप समझ जाइए कि विलायक पानी है, और यदि चर्चा हो रहा है तो जिसका चर्चा हो रहा है वो है। और विलय का चर्चा तो हमेशा करेगा क्वेश्चन या थ्योरी। जैसे यहां पर हम विलय का कोई चर्चा नहीं किया, हमने कहा कि 10 लीटर सॉल्यूशन है जिसमें 5 मोल चीनी है, यानी विलय का जो मोल है वह 5 है और विलियन का कुल आयतन 10 लीटर है। तो आप सोचिए कि 10 लीटर में 5 मोल चीनी है, मतलब 10 लीटर विलियन यदि हम लोग लें, मतलब 10 लीटर विलियन हम लोग लिए हैं तो उसमें 5 मोल चीनी घुला हुआ है।
तो 10 लीटर में कितना मोल चीनी है उससे मतलब नहीं है, 1 लीटर में कितना मोल चीनी है उसको हम लोग मोलरता कहते हैं। क्योंकि अभी तुरंत हमने मोलरता का डेफिनेशन लिखा था कि 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, यहां तो 10 लीटर विलियन में उपस्थित 5 मोल है, तो 1 में कितना होगा, तो 10 में 5 है, 10 में 5 है तो 1 में कितना होगा 5/10, तो यही हाफ आ जाएगा, हाफ मोलरिटी इसका आ जाएगा, हाफ मोल पर लीटर। अब देखिए ये 5 क्या है, विलय के मोलों की संख्या, ये 10 क्या है, विलियन का आयतन। इसीलिए ना मोलरता का फॉर्मूला बन गया विलय के मोलों की संख्या ऊपर और विलियन का आयतन लीटर में नीचे। तो यहां से हम लोग इसको यदि निकालें तो ये ऐसे लिखेंगे, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या 5, विलियन का कुल आयतन 10। आप इसको निकालेंगे 1/2 आ जाएगा, यानी 0.5 मोल पर लीटर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसी को हम लोग 0.5 m भी लिखते हैं, जहां पर m मोलरिटी को इंडिकेट करता है। तो इस तरह से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। अब जैसे दूसरा एग्जांपल मान लीजिए कि 1 लीटर सॉल्यूशन और इसमें 2 मोल यूरिया है, इसका क्या होगा मोलरिटी, तो कुछ नहीं करना है, विलय का मोल टोटल ऊपर होगा और विलियन का आयतन नीचे होगा। तो 2 मोल है ऊपर और 1 नीचे, तो इसका मोलरिटी 2m होगा, या इसी को हम लोग 2 मोल पर लीटर कह सकते हैं। तो बेहद आसानी से ये चीज कैलकुलेट हो जाता है। अब मान लीजिए क्वेश्चन कुछ इस तरह से रहे कि 10 लीटर सॉल्यूशन है, 10 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें इस 10 लीटर सॉल्यूशन में 684 ग्राम चीनी है। आपसे पूछा जाएगा कि इस विलियन की मोलरता क्या होगी। बाबू मोलरता निकालने के लिए तो केवल 2 ही चीज चाहिए, क्या क्या चाहिए, विलय का मोल और विलियन का आयतन। विलियन का आयतन 10 लीटर है, यानी बट्टा में आप 10 तो देंगे ही, ऊपर कितना लिखें, ये तो टोटल मोल को यहां लिखना होता है, जबकि यहां पर दिया हुआ क्या है, ग्राम, विलय का ग्राम दिया हुआ है। तो फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया गया था कि ग्राम को हम मोल में कैसे बदलते हैं, ग्राम को मोल में कैसे बदलते हैं, बाय डिवाइडिंग मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट सब्सटेंस। तो ये 684 ग्राम है, 684 ग्राम चीनी। तो आप यहां शॉर्टली एक सॉल्यूशन थोड़ा सा कर लीजिए कि 684 ग्राम चीनी है, ये चीनी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको हर हाल में आना चाहिए, ये होता है C12H22O11। तो यदि हम इतना को मोल में बदलें तो ये हो जाएगा 684 अब बटा मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस सब्सटेंस। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे ना तो ये आ जाएगा 342, और जब इसको भाग दीजिएगा तो ये कट के आ जाएगा 2 मोल। तो ये आपको आ जाएगा 2 मोल, यानी टोटल कितना मोल चीनी हो गया, 2 मोल। क्वेश्चन दिया था ग्राम में, हम मोलरिटी निकालने के लिए क्या किए, उसको मोल में बदल दिए। तो ये हो जाएगा 2/10 और 2/10 हो जाएगा, तो इसी को हम लोग कहेंगे 1/5, यानी 1/5 मोल पर लीटर लिखें इसको, या इसी को 1/5 m भी लिख सकते हैं। यही इसका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि मोलरता में हमको चाहिए मोल और लीटर, तो आपको हमेशा क्वेश्चन मोल और लीटर में ही देगा। तो इसके कैलकुलेशन के लिए ना हम आपको एक छोटा सा बात बतलाते हैं, आप उस छोटे से बात को समझ लो। हेडिंग डाल दीजिए आगे, कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी, यानी मोलरता की गणना। मोलरता की गणना कैसे होगा, देखिए इसको हम लिख रहे हैं यहां पर, लेट, हिंदी में लिखते हैं, विलय का भार
देखिए, मोलरता निकालने के लिए ना आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा विलय के मोल की संख्या का, लेकिन क्वेश्चन में जनरली देता है विलय का ग्राम, यानी विलय का भार देता है। तो हम क्या किए कि मान लिए विलय का भार x ग्राम, यानी अब आपसे कोई पूछे कि ये x क्या है तो हम कहेंगे कि ये विलय का भार है ग्राम में। दूसरा, विलयन का आयतन आपको चाहिए लीटर में, लेकिन क्वेश्चन क्या करेगा, जनरली मिलीलीटर या सीसी दोनों एक ही चीज हुआ इसमें देगा। तो मान लीजिए आयतन जो है भी ml है या सीसी को हम लोग कहते हैं, ये सब बात पीछे बताया गया है। तो क्वेश्चंस में आपसे पूछेगा कि बताइए इसका मोलरता क्या होगा। तो मोलरता निकालने के लिए आपको, आप जानते हैं इसको कि मोलरता निकालने के लिए ये दे दिया और आपसे पूछा कि मोलरता क्या होगा। तो मोलरता निकालने के लिए क्या चाहिए, मोलरता निकालने के लिए विलय का भार ग्राम में नहीं बल्कि विलय का मोल चाहिए। तो आप सबसे पहले विलय के मोल को निकालने का प्रयास कीजिए। तो विलय का मोल कैसे निकलेगा, मोल बराबर होता है भार बटे मॉलिक्यूलर भार, आणविक भार। तो भार कितना है x ग्राम, और x को क्या कीजिए मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दीजिए। किसके मॉलिक्यूलर वेट से, जो विलय है, यानी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का आणविक भार। तो ये हो जाएगा इतना मोल। दूसरा, विलयन का आयतन मिलीलीटर में नहीं बल्कि लीटर में चाहिए अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं विलयन का आयतन बराबर भी ml है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भी बटा 1000 लीटर, क्योंकि ml या cc को लीटर में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड किया जाता है। तो इस आधार पर हमने क्या किया कि विलय का मोल निकाल लिया, विलयन का आयतन लीटर में निकाल लिया। अब मोलरता आप आसानी से निकाल सकते हैं, इसको आप पूरा लिख लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मोलरता बराबर आप क्या जानते हैं, मोलरता बराबर आप जानते हैं ऊपर मोल और नीचे वॉल्यूम, किसमें, लीटर में। तो मोलरता बराबर आप निकाल दीजिए। मोलरता, विलय का मोल कितना आया, x बटा मॉलिक्यूलर वेट बटा वॉल्यूम लीटर में चाहिए। विलयन का आयतन कितना लीटर आया है, भी बटा 1000, तो ये इतना हो जाएगा। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं मोलरता बराबर x गुना 1000 बटे भी गुना मॉलिक्यूलर वेट। किसका मॉलिक्यूलर वेट है, ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का आणविक द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, विलय का आणविक द्रव्यमान। तो ध्यान रहे इस फॉर्मूला में यदि आप मोलरता निकाल रहे हैं तो x क्या है, x है विलय का भार, x क्या है, विलय का भार किसमें, ग्राम में। भी क्या है इस फॉर्मूला में, यह है विलयन का आयतन, किसमें, मिलीलीटर में। m तो मोलरता है ही। तो अब आप देखिए कि मोलरता निकालने के लिए दो फॉर्मूला आपको बताया गया। एक बताया गया मोलरिटी बराबर मोल बाय वॉल्यूम, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, और क्वेश्चन इस हिसाब से देता है कि जैसे विलय का भार आप आपको ग्राम में दे दिया, विलयन का आयतन मिलीलीटर में दे दिया, तो इस फॉर्मूला पर डायरेक्ट बैठा सकते हैं। यानी मोल और लीटर के टर्म में हो तो इस फॉर्मूला को अप्लाई कर दीजिए, और ग्राम और मिलीलीटर के टर्म में हो तो इस फॉर्मूला का को अप्लाई कर दीजिए, और दोनों को मिला कर दे यदि, तब आप अपना दिमाग लगाइए कि मोलरिटी निकालने के लिए हमको क्या चाहिए। बस आप इतना ध्यान रखिए, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं काम देना है, बस आप इतना बस ये सोचिए कि मोलरता निकालने के लिए आपको विलय का मोल ऊपर चाहिए और विलयन का आयतन लीटर में नीचे चाहिए। अब क्वेश्चन में जो भी डाटा आपको दिया है उससे आप उस दो चीज को निकाल लीजिए जिस चीज की जरूरत आपको है। बाद बाकी इस फॉर्मूला को अप्लाई कीजिए, मोलरता बराबर मोल बटा वॉल्यूम, आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये एक फॉर्मूला हुआ।
अब एक क्वेश्चन हम लिखते हैं और उस क्वेश्चन को बनाते हैं। आप एनसीईआरटी में देखोगे बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, बना लीजिएगा। यदि दिक्कत हो तो बताइएगा, बता दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको हम भाषा में लिख के देते हैं कि 50 ग्राम CaCO3 500 ml विलियन में उपस्थित है। तो उस विलियन की मोलरता क्या होगी? देखिए 50 ग्राम CaCO3 500 ml विलियन में उपस्थित है, यानी इसका मतलब यह हुआ कि विलय का भार कितना दे दिया। क्वेश्चन में विलय का भार, विलय तो CaCO3 है, ध्यान दीजिए इसमें विलय का कोई चर्चा नहीं है, तो अपने आप समझ जाइए विलायक जल है। हालांकि उसको अभी इस क्वेश्चन से कोई लेना देना भी नहीं है। विलय का भार है 50 ग्राम। बाबू इसी को ना हम x कहते हैं, विलय के भार को ही ना हम x कहे थे। और 500 ml विलियन है, यानी दूसरा चीज आपको दे दिया, विलियन का आयतन कितना 500 ml। इसी को हम भी कहे थे, आप याद कीजिए इस फॉर्मूला में विलियन का आयतन भी ml या cc था। अब हम जानते हैं कि मोलरिटी बराबर ये फॉर्मूला होता है, तो मोलरिटी बराबर x का मान दिया 50, 1000 बटे भी कितना दिया 500 ml, तो 500 और गुना मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे 100 आएगा। CaCO3 कैल्शियम का 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 या 48 जोड़ेंगे तो 100 आएगा। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, काटो उठोगे, तो यहां से ये आ जाएगा 1। तो इसका आंसर आ गया 1। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1 मोल पर लीटर, या इसी को 1 m भी लिख सकते हैं। यही आपका आंसर हो गया। तो बड़ा आसानी से बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन ऐसा था, इस तरह से हम बनाए। इसको आप उतार लीजिए, फिर हम आपको इसका दूसरा तरीका बताते हैं। हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि इस फॉर्मूला का यूज आप कब करेंगे और उस फॉर्मूला का यूज आप कब करेंगे। इसको उतार लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसका हम सेकेंड मेथड आपको बताते हैं। $50 ग्राम CaCO3 है, यानी विलय का भार है 50 ग्राम। तो हम इसको लिख सकते हैं 50/100 मोल, क्योंकि ग्राम को मोल में बदलने के लिए मॉलिक्यूलर वेट से भाग देते हैं। CaCO3 का मॉलिक्यूलर वेट होता है 100। तो ये कितना मोल आ गया? ये हाफ मोल आ गया। अब देखो दूसरा चीज, विलियन का आयतन कितना दिया हुआ है 500 ml। लीटर में बदलने के लिए कितना से भाग देंगे? 1000 से। 500 बटे 1000 करोगे तो ये हाफ लीटर हो जाएगा। अब मोलरता निकालने के लिए आप जानते हैं कि विलय का मोल ऊपर, विलियन का आयतन लीटर में नीचे। मोल है 1/2 और लीटर भी है 1/2। कितना हो जाएगा? 1 मोल पर लीटर, या इसी को हम चाहें तो लिख सकते हैं 1 m। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसानी से ये दोनों बन जाएगा। तो आपको ये सोचना है कि किस मेथड से हमको चलना है, कैसे हम बनाएं। तो ये बात आपको तब समझ में आएगा ना जब आप क्वेश्चन पर काम करेंगे, थ्योरी को बढ़िया से समझे हुए। कभी कभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो फॉर्मूला आप लिखा है कि मोलरता बराबर, जैसे यहां पर आप लिखना चाहें मोलरता बराबर मोल बटा वॉल्यूम,
तो आपको लगेगा कि सर कभी आप इस फॉर्मूला का यूज करते हैं, कभी उसका यूज करते हैं, कभी विलय का भार ग्राम में लेते हैं, कभी मोल में लेते हैं। अरे भाई सारा का सारा फॉर्मूला कंडीशनल है, शर्त के साथ। पहली बार मोलरता बराबर मोल बटा वॉल्यूम बोले थे तो उसमें वॉल्यूम लीटर में होना चाहिए और विलय का मोल होना चाहिए। दूसरा फॉर्मूला ग्राम और मिलीलीटर पर हम किए हैं। तो क्या क्वेश्चन कर रहा है उस पर आप काम कीजिए, क्या क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से आप काम कीजिए। इसको भी आप अपना लिख लीजिएगा सेकेंड मेथड में। हालांकि फॉर्मूला पर आप कम जाइए, कंसेप्ट पर ज्यादा जाइए, आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। एक दूसरा क्वेश्चन हम आपको देते हैं, जैसे मान लो कि 500 ग्राम 400 ग्राम CaCO3 10 लीटर विलियन में उपस्थित है। विलियन की मोलरता क्या होगी? अब इसको कैसे बनाएं? आप इस फॉर्मूला को ज्यादा यूज कीजिए। मोलरता बराबर आप जानते हैं मोल, विलय का मोल ऊपर और वॉल्यूम नीचे होता है। ये वॉल्यूम लीटर में होगा। CaCO3 नहीं, यहां पर आप NaOH लिख लीजिएगा, ज्यादा सही रहेगा, कटे उटेगा ढंग से। तो NaOH यहां पर विलय है, तो विलय का मोल कैसे निकालोगे? 400 ग्राम NaOH बराबर हम लोग लिख सकते हैं 400 बटा 40 मोल, बराबर कितना मोल हो जाएगा? 10 मोल। विलियन का आयतन ऑलरेडी 10 लीटर दिया हुआ है, वॉल्यूम कितना हो गया? 10 लीटर। तो मोलरता तो निकालना आसान है, मोल ऊपर कर दीजिए 10, लीटर नीचे 10, यानी ये हो गया 1 मोल पर लीटर। देखो कितना आसान है। तो बेहद आसानी से बन जाता है, ये सब कोई भारी बात नहीं है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अगेन मोलरिटी बराबर मोल बटा वॉल्यूम लीटर में, ऐसा लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं मोल बराबर मोलरिटी गुना वॉल्यूम लीटर में। मोलरिटी इंटू वॉल्यूम करेंगे तो वो मोल के बराबर हो जाएगा। यानी विलय का मोल निकालना हो ना, तो विलियन के मोलरता से विलियन के वॉल्यूम को गुना कर दीजिए। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो वॉल्यूम लीटर में हो। और यदि आप वॉल्यूम को मिलीलीटर में लेके जाएंगे, वॉल्यूम यदि ये मिलीलीटर में कन्वर्ट कर जाए, तब ये मोल नहीं, तब ये भी हो जाता है मिलीमोल। तो इस दोनों बात को ध्यान में रखना, ये आगे यूज में आएगा, इसलिए सब बात को समझिए, बढ़िया से ध्यान दीजिए। मोल को मिलीमोल में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। मोल को मिलीमोल में बदलने के लिए 1000 से गुना करते हैं। तो वॉल्यूम लीटर में रहेगा तो उसको मिलीलीटर में भी बदलने के लिए तो 1000 से गुना करेंगे। तो वॉल्यूम जब मिलीलीटर में जाएगा तो मोल मिलीमोल में बदल जाएगा। तो इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब हम आपको एक छोटा सा टॉपिक बताते हैं। रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। मोलरता तथा नॉर्मलता में क्या संबंध है? यदि आप इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप जरूर लिख लीजिएगा, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध। हम लिख देते हैं, मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध।
इस संबंध को समझने के लिए पहले बेसिक कुछ जानकारी आपको चाहिए जो आप जानते हैं। अब उसी से रिलेटेड कुछ बात देखो आप। जैसे आप सभी को पता है कि मोल बराबर क्या होता है? वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। ये सब लोग जानते हैं। अच्छा, दूसरा, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर क्या होता है? वेट बटा इक्विवेलेंट वेट। ये बात बेसिक में बताया गया है, आप वहां पर देखिए। और तीसरा बात, इक्विवेलेंट वेट बराबर क्या होता है? ये होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। यह भी बेसिक फर्स्ट लेक्चर में बताया गया, तो आप वहां पर जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो और इसको इक्वेशन 3 मान लो। अब चलिए आप फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम लोग चलते हैं। अब क्या चलते हैं देखिए, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर होता है वेट बटा इक्विवेलेंट वेट, और इक्विवेलेंट वेट बराबर होता है मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। तो हम चाहें तो इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 को यदि डालें तो इक्विवेलेंट वेट के बदले, इक्विवेलेंट वेट बराबर इतना होता है, इसलिए इक्विवेलेंट वेट के बदले यहां पर इस बात को लिख सकते हैं। यानी हम इस इक्वेशन को लिखें यदि फिर से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, तो इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर वेट, तो ठीक है रहने दीजिए वेट ग्राम में, बटा इक्विवेलेंट वेट यहां लिखना था, इक्विवेलेंट वेट बराबर इतना होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट बाय एन फैक्टर। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तब तो ग्राम इक्विवेलेंट बराबर हम लोग लिख सकते हैं वेट बट्टा मॉलिक्यूलर वेट गुना एन फैक्टर। हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं। एन फैक्टर गुना में बदल जाएगा, ऊपर जाएगा। तो अब देखिए, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट, इसी को हम लोग मोल कहते हैं। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल गुना एन फैक्टर। अब आप एक चीज देखो, यहां पर हम लोग सीखना चाह रहे थे कि मोलरिटी और नॉर्मलिटी में क्या रिलेशन होता है, और ये रिलेशन क्या आ गया? रिलेशन बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट एंड मोल। यदि मोल को ग्राम इक्विवेलेंट में बदलना हो तो मोल को एन फैक्टर से गुना कर दो। इसी को हम लोग कहेंगे रिलेशन बिटवीन ग्राम इक्विवेलेंट एंड मोल। इसको बेसिक में बता देना चाहिए था, वहां नहीं बताया, तो आप यहां देख लीजिए। अब क्या करना है आपको, देखिए मैथमेटिक्स हमको एक अधिकार देता है कि बराबर के दोनों तरफ आप सेम काम कर सकते हैं, इससे इक्वलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बराबर के इधर है ग्राम इक्विवेलेंट और इधर है मोल गुना एन फैक्टर, तो हम चाहें तो सेम चीज दोनों तरफ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। तो आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन में डिवाइडिंग बोथ साइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हम किस चीज से भाग दे रहे हैं?
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यानी विलियन के आयतन से भाग दे रहे हैं, वॉल्यूम से भाग दे रहे हैं, लीटर में होना चाहिए। तो हम इधर लिख सकते हैं, देखो तो बाबू, ग्राम इक्विवेलेंट बटा सॉल्यूशन का वॉल्यूम किस में, लीटर में, बराबर। तब तो इधर भी भाग देना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा मोल गुना n फैक्टर बटा विलियन का आयतन वॉल्यूम लीटर में। अब हम इसी बात को चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखिए ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम जो कि लीटर में रहेगा। दूसरा यहां पर हम इसको अलग करके लिख सकते हैं, मोल बाय वॉल्यूम जो कि लीटर में रहेगा, इनटू इस n फैक्टर को अलग कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता चूंकि ये गुना में है, इनटू n फैक्टर। आप सब लोग जानते होंगे कि ग्राम इक्विवेलेंट बाय वॉल्यूम, इसी को हम लोग नॉर्मलिटी कहते हैं, जिसको आप नॉर्मलता कहते हैं। और मोल बाय वॉल्यूम, इसी को क्या कहा जाता है, मोलरिटी गुना n फैक्टर। यदि इसको हम सिंबल में दिखाएं तो यही कुछ ऐसे होगा, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू n, या इसी को हम लोग n बराबर nm इस फॉर्मूला से जानते हैं। यानी किसी भी सॉल्यूशन का मोलरिटी और नॉर्मलिटी को आपस में कौन जोड़ता है, n फैक्टर, जहां पर रिलेशन ये होता है। अब जबकि ये रिलेशन होता है तो इसका क्या फायदा है, इसको समझ लें। इसको आप एक क्वेश्चन पर समझिए। एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। क्वेश्चन है कि 98 ग्राम H2SO4 500 ml विलियन में उपस्थित है। विलियन की मोलरता तथा नॉर्मलता क्या होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको मोलरता और नॉर्मलता दोनों निकालना है। इस रिलेशन में कहीं भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, हम आपको जरूर उसका समाधान बता देंगे। अब ये क्वेश्चन है कि 98 ग्राम H2SO4 500 ml विलियन में उपस्थित है, विलियन की मोलरता क्या होगी। अब जरा गौर कीजिए आप कि एक सॉल्यूशन है जिसका आयतन कितना ml है, जिसका वॉल्यूम 500 मिलीलीटर है, और इसमें और क्या है डिजोल्व, 98 ग्राम H2SO4, 98 ग्राम H2SO4। इस सॉल्यूशन के लिए आपको दो चीज निकालना है, मोलरता भी निकालना है और नॉर्मलता भी निकालना है। पहले आपको ये एक निकाल लीजिए, मोलरता ही ज्ञात कर लो। मोलरता बराबर क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम होना किस में चाहिए, लीटर में। तो पहले तो मोल निकालना पड़ेगा। अब यहां पर H2SO4 जो 98 ग्राम है, तो ये 98 ग्राम H2SO4 को मोल में बदल दो, ये हो जाएगा 98 बाई 98 बराबर 1 मोल। क्योंकि H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट भी 98 होता है, वेट को मॉलिक्यूलर वेट से भाग देते हैं तो मोल में बदल जाता है। वॉल्यूम कितना है, 500 ml, लीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 500 बटा 1000 लीटर। तो ये हो जाएगा कितना लीटर, हाफ लीटर। तो मोलरिटी अब निकाल दीजिए। मोलरिटी, मोल ऊपर तो मोल कितना है 1, और वॉल्यूम नीचे लीटर में तो हाफ, ये हो जाएगा 2m, या इसी को आप लिख सकते हैं 2 मोल पर लीटर। तो यहां से देखो मोलरिटी निकल गया। अब जब मोलरिटी निकल गया ना, तो नॉर्मलिटी डायरेक्ट निकल जाएगा। ये एक आंसर आपको आ चुका है।
अब यहां से नॉर्मलिटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? अब नॉर्मलिटी के लिए आप ग्राम इक्विवेलेंट में बदलने का कोशिश मत कीजिए, हालांकि वो काम दोनों तरह से कर सकते हैं। अब उस रिलेशन का यूज कीजिए। सिंस वी नो दैट नॉर्मलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलरिटी, तो नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा। अच्छा, H2SO4 कैसे टूटता है? H2SO4 ये टूटता है ना 2H प्लस और SO4 माइनस माइनस में। एक H पर एक पॉजिटिव चार्ज तो 2H पर दो पॉजिटिव चार्ज, एक SO4 पर दो माइनस है, 2 प्लस 2 माइनस, इसका n फैक्टर कितना होगा? 2। आप ये बात देखिए बेसिक में ढंग से बताया गया है, तो इसका n फैक्टर 2 होगा। तो नॉर्मलिटी बराबर होता है n फैक्टर इंटू मोलरिटी। n फैक्टर आया 2 तो 2 गुना मोलरिटी कितना आया? 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 4। यानी ये हो जाएगा 4 ग्राम इक्विवेलेंट, 4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। हालांकि इसको यदि आप चाहते तो डायरेक्ट बना भी सकते थे। जैसे 98 ग्राम H2SO4 बराबर 1 मोल आया, तो आप मोल में ना बदलकर डायरेक्ट उसको ग्राम इक्विवेलेंट में बदल दीजिए। तो कैसे बदलता? तो ये ऐसे ही लिखा था 98 ग्राम H2SO4 बराबर हो जाएगा 98/49 ग्राम इक्विवेलेंट बराबर 2 ग्राम इक्विवेलेंट। वॉल्यूम आपको आया ही है, वहां पर निकालें 500 ml। 500 ml को ही ना हम लोग हाफ लीटर कहेंगे। 500/1000 बराबर हाफ लीटर। नॉर्मलिटी का क्या फॉर्मूला बताया गया था? ग्राम इक्विवेलेंट ऊपर और वॉल्यूम नीचे। नॉर्मलिटी बराबर होता है ना ग्राम इक्विवेलेंट बटा वॉल्यूम लीटर में। तो नॉर्मलिटी बराबर ग्राम इक्विवेलेंट आया हमको 2, वॉल्यूम आया हाफ, तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 यानी n बराबर 4 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। तो इस तरह से भी निकालिए तो भी, उस तरह से निकालिए तो भी। तो हम आपको ये बताए कि अब देखिए इस तरह से यदि हम निकाले फिर हमको लंबा चौड़ा काम करना पड़ा ना। ये इस तरह से निकालेंगे तो एक छोटा सा रिलेशन में ये काम हो जाता है। यानी नॉर्मलिटी और मोलरिटी निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। दोनों के संबंध को जानिए, एक निकालोगे दूसरा निकल जाएगा। आपको जो सही लगे आप उतार लीजिए। कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में टाइम के साथ लिखिए, तो हमको पता चल जाएगा क्या प्रॉब्लम है, हम आपको हिंट कर देंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन हम देते हैं आपको, इसको आप पहले क्वेश्चन आप लिख लीजिए, फिर आप बना लीजिएगा, फिर मेरा वाला सॉल्यूशन देखिएगा। जैसे क्वेश्चन का पहले भाषा समझो आप यहां पर। m ऐसे 500 ml, 2m NaOH विलियन में NaOH का भार क्या होगा? पहले आप इस क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कहता है, फिर आप ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन बनाइएगा बाद में। 500 ml विलियन, यानी आपको क्या किया गया, एक विलियन दिया गया जिसका आयतन कितना है 500 ml। 2m NaOH, इसका पता समझिए। 2m का मतलब हुआ इस विलियन की जो मोलरता है ना वह 2 है। यदि यहां पर 4m लिखा होता, 4 कैपिटल M, इसका मतलब विलियन की मोलरता 4। यदि यहां पर 1/10m लिखा होता तो इसका मतलब मोलरता 1/10। यदि डायरेक्ट लिखा होता m/10, इसका भी मतलब हुआ मोलरता 1/10। यदि ये m/100 लिखा हुआ रहे तो इसका मतलब हुआ मोलरता 1/100। इसको डेसीमोलर सॉल्यूशन कहते हैं, ये सब बाद में आपको समझाया जाएगा। यदि यहां पर 2n लिखा रहता तो इसका मतलब नॉर्मलिटी 2।
2.5 m लिखा रहता है, इसका मतलब मोलरिटी 2.5, मतलब ये इंडिकेट करता है क्या उसकी उसका कंसंट्रेशन कितना है। तो ये आपको दिया हुआ है। अब आपसे पूछता है कि बताइए इस विलियन में NaOH का भार क्या होगा, मतलब NaOH कितना ग्राम इसमें होगा, ये आपसे पूछता है। तो ये बेहद आसानी से आप बना सकते हैं। आप जानते हैं कि मोलरिटी बराबर होता है ना मोल बाय लीटर। अब देखो मोलरिटी 2 दिया हुआ है, मोल आपको नहीं पता, लीटर तो पता है। 500 ml है तो लीटर में बदलेंगे तो हाफ लीटर आएगा, 1000 से भाग देंगे तो 500 लीटर बराबर हम लोग कह सकते हैं हाफ लीटर, तो ये हो जाएगा हाफ लीटर। तो बताइए मोल बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 1/2 बराबर 1 मोल। अच्छा ये 1 मोल कौन चीज आया, 1 मोल NaOH, 1 मोल NaOH। अब मोल को ग्राम में बदल दीजिए। मोल को ग्राम में कैसे बदलेंगे, मोल बराबर होता है ना वेट बटा मोलिकुलर वेट। मोल है 1, वेट चाहिए, NaOH का मोलिकुलर वेट कितना होता है 40, तो वेट हो जाएगा 40 ग्राम। तो यहां से ये हम लिख सकते हैं 40 ग्राम NaOH। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे तो आपको कभी परेशानी नहीं होगी। आप इसको बना लीजिए, और इसको बनाने के बाद अब आपको हम कुछ क्वेश्चन लिख देते हैं बोर्ड पर, इस सभी क्वेश्चन को आपको बनाना है। यहां पर टोटल 4 क्वेश्चन दिया गया है। इस चारों क्वेश्चन को आप बना लीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, हम चेक कर लेंगे आंसर क्या है। किसी तरह का कोई भी दिक्कत हो किसी क्वेश्चन में तो आप वहां पर बताइए कमेंट बॉक्स में, तो हम आपको बता देंगे कि उसका सही सॉल्यूशन क्या होगा। अब कुछ नोट करके कुछ बात आप सीख लीजिए इसी टॉपिक से रिलेटेड, इसी दोनों टॉपिक से रिलेटेड, मतलब नॉर्मलिटी और मोलरिटी से रिलेटेड। नोट करके कुछ विशेष बात, क्योंकि अब ये दोनों टॉपिक समाप्त हो रहा है। जैसे नॉर्मलिटी बराबर होता है N गुना M। इफ N इज इक्वल टू 1 देन नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी। यानी यहां से कह सकते हैं अतः उस विलियन की मोलरता तथा नॉर्मलता आपस में बराबर होगी जिसमें विलय के n फैक्टर का मान 1 होगा। जैसे HCl का विलियन, NaOH का विलियन, HNO3 का विलियन, NaCl का विलियन,